हेलो एवरीवन, जीएस सब सिविल सर्विस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 68वीं बीपीएससी मेंस का कॉपी अपलोड कर दिया गया है, तो जो लोग मेंस दिए थे वो जाके बीपीएससी के साइट पे जाके चेक करिए और अपनी कॉपी डाउनलोड करिए और देखिए। जो लोग क्वालिफाई नहीं किए तो अपनी कॉपी को देखिए और देखिए कहाँ कमी रह गई, उस कमी को सुधारने का अगले एग्जाम में प्रयास करें। और जो लोग क्वालिफाई कर गए तो उनकी इंटरव्यू होगी, तो हम तो कहेंगे अभी इंटरव्यू पे फोकस करिए, बाद में अपनी कॉपी अच्छे से देख लीजिएगा। और अभी आज जो हम दिखाने वाले हैं, अंजलि मैम का कॉपी दिखाने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा कि अंजलि मैम 67वीं में सेलेक्टेड है प्लानिंग ऑफिसर्स के रूप में, और 67वीं में मैम को मिले थे 180 मार्क्स, जो कि अपने आप में एक अच्छा मार्क्स माना जाता है। जीएस 1 में मैम के 180, तो टॉप कैटेगरी के मार्क्स मैम को मिले थे जीएस 1 में। और 67वीं 68वीं में काफ़ी बदलाव देखने को मिले। बहुत सारे बच्चे का तो ये फीडबैक आ रहा था कि सर बहुत सारे क्वेश्चन हमारे छूट गए, लेकिन एटलीस्ट आज मैम का कॉपी दिखाने का प्रयास करेंगे और मैम का एटलीस्ट एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस बहुत की थी, मॉक टेस्ट बहुत सारा लगाई थी। यदि आप बार बार निरंतर प्रयास करते हो, निरंतर प्रैक्टिस करते हो किसी चीज़ को लेके, तभी जाके आप बेहतर कर पाते हो। तो टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है। तो आज हम ये कॉपी के अंदर नहीं बताने वाले कि क्या पॉजिटिव होना चाहिए, क्या नेगेटिव लिखा गया, इतना हम बात नहीं करेंगे, इसके लिए वीडियो लंबा बन जाएगा। इस कॉपी पे बस ये दिखाएंगे कि मैम के द्वारा क्या लिखा गया और मैम की कॉपी किस तरीके से लिखी गई एग्जाम में, बस ये दिखाएंगे। और इसकी पीडीएफ अभी अवेलेबल नहीं कराई जाएगी, जब इवेलेटेड होके आ जाएगी बीपीएससी की तरफ से, जब वह कॉपी डाला जाएगा तब वह कॉपी की पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल करा दी जाएगी। फिलहाल आज हम मैम की कॉपी स्क्रॉल करके दिखा देते हैं कि कौन से क्वेश्चंस के क्या आंसर मैम के द्वारा लिखा गया। और एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए 67वीं में 38 पेजेज होते थे और 68वीं बीपीएससी में आपको 64 पेजेज, तो बहुत सारे बदलाव के साथ 68वीं बीपीएससी एग्जाम लिया गया। 67वीं में क्वेश्चन आपको अलग से मिलते थे, 68वीं में तो क्वेश्चन भी अलग से मिले, लेकिन साथ ही साथ क्या क्या जहां आपको आंसर लिखना है उसके जस्ट ऊपर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो उस क्वेश्चन के बाद ही आपको वह आंसर करना है। तो कम से कम ये सुविधा हो गया कि चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन के सामने आंसर लिखना है। तो ऐसा नहीं कि पेज की शॉर्टेज पड़ जाएगी। हर क्वेश्चन के लिए यदि शॉर्ट क्वेश्चन है तो 2-3 पेजेज दिए गए, यदि लॉन्ग क्वेश्चन थे उसके लिए 4-5-6 पेजेस दिए गए, तो पेजेस पर्याप्त मात्रा में दिए गए। तो इसके लेके कोई टेंशन मत लीजिए कि पेजेज कम पड़ जाएंगे आंसर लिखने के लिए। तो देखने का प्रयास करते हैं कि आंसर में क्या लिखा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 8058 भारत सरकार अधिनियम। तो मैडम का स्टार्टिंग अच्छा है, बीडी सावरकर के कोटेशन से मैडम ने शुरुआत किया, फिर उसके बाद पॉइंट वाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पॉइंट वाइज लिखा है, लास्ट में आंसर को कंक्लूड किया गया है। और लास्ट में देखिए कि जहां आपके पेज बच रहे हैं वहां आप क्रॉस कर दीजिए, वहां इंस्ट्रक्शन भी दिया है उपयुक्त स्थान को क्रॉस कर दे, प्लीज क्रॉस अनयूज्ड स्पेस। मतलब यहाँ इसलिए क्रॉस कर दे बोल कोई एक्स्ट्रा चीज़ें बाद में कोई लिख ना पाए, इसलिए जो पेजेज बच गए उसको एटलीस्ट क्रॉस कर दिया। जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है एटलीस्ट उसको आप लोग फॉलो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा मुंडा आंदोलन। तो बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में देखोगे इंट्रोडक्शंस अच्छे से लिखे गए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे काउजेज बताए गए हैं, फिर वहाँ पे पॉइंट वाइज थोड़ा सा डायग्राम बना के समझा दिया गया है। फिर इंडिगो रिवॉल्ट, इंडिगो रिवॉल्ट में आप देखोगे तो यहाँ मैडम एक डेट गलत कर दी, 55-56, तो संथाल विद्रोह का डेट है 59-60 होना चाहिए इंडिगो रिवॉल्ट का। और यहाँ मैडम स्टार्टिंग में बता सकती थी कि विश्वास बंधु के द्वारा, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ, ये नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है कि आलोचनात्मक परीक्षण करिए, मूल्यांकन कीजिए, समीक्षा कीजिए, तो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जा रहा है। तो वहाँ पे पहला बार डेट थोड़ा सा, यहाँ पे ये अंडर प्रेशर होता है कि जब एग्जाम में जाओगे तो छोटी मोटी गलतियाँ होती है, तो इसके लिए कोई माइनर इशू है, इसके लिए आप टेंशन ना लें। तो यहाँ पे 59-60 होता, और यहाँ पे स्टार्टिंग में यह विश्वास बंधु बता सकती थी, फिर यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखी, और कंक्लूजन में डाल सकती थी। उस पर एक बुक भी लिखी गई है, नील दर्पण दीनबंधु मित्र के द्वारा, यहाँ पे लास्ट में कंक्लूजन। तो भी अच्छा आंसर लिखा गया है, ठीक ठाक नंबर्स मिल जाएंगे। फिर पटना कलम के बारे में बताया गया, कहाँ कहाँ पॉपुलर हुए थे, इनको लेके मैम यहाँ पे उस डिस्ट्रिक्ट का नाम कोट कर दी है। फिर फीचर ऑफ पटना कलम बताया गया है। देख लें आप लोग, आंसर एक बार पढ़ लें और इसमें बाद में हम बताएंगे। ये जो
टिक मारा हुआ है मेरे द्वारा। तो कन्फ्यूज मत होइएगा कि बीपीएससी के द्वारा क्या चेक करके दिया गया, बीपीएससी के द्वारा नहीं, ये मेरे द्वारा टिक मारा गया। अब बाद में इसमें बताएंगे कि क्या अप्रोच होना चाहिए, कौन से पॉइंट को और लिखने से बेहतर आंसर लिखा जा सकता था और अच्छे नंबर लाए जा सकते। ऐसे जो लिखा गया है एक संतुलित आंसर ही लिखा गया है, तो मेरे अंदाज से 190 नंबर के आसपास GS1 में बनने चाहिए, 190 से 195 के आसपास रहने चाहिए नंबर। तो यहाँ पे दर्शाया गया, फिर कंक्लूड कर दिया गया आंसर को। फिर आते हैं प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुहाओं का विकास। ठीक है, कैप्स इन ईस्टर्न इंडिया इन एंशियंट टाइम। ये क्वेश्चन आप 11th क्लास की सोर्सेज जब वीडियो में हम बनाए थे तो हम बताए थे कि क्वेश्चन कहाँ से उठाए गए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, 11th क्लास की एनसीईआरटी का, और वहाँ पे ये टॉपिक्स दिया गया है। तो आप लोग एनसीईआरटी ओरिएंटेड थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आपके टैकल हो जाएंगे आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे मैम के द्वारा डायग्राम भी बना के समझा दिया गया। हम देखिए एग्जाम्पल में बराबर कैप्स ये सब लिखा गया है और थोड़ा सा फिगर भी बनाया गया, तो इसमें भी ठीक ठाक नंबर मिल जाएंगे। फिर थोड़ा डायग्राम बना के इनके फीचर्स को दिखाएगा, फिर कंक्लूड कर दिया गया आंसर को। फिर अब लॉन्ग आंसर में आ जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारकों की चर्चा कीजिए, इसने स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार दिशा दी। तो क्वेश्चन के दो पार्ट्स में पूछ रहे हैं, क्वेश्चन दो पार्ट्स में पूछा जा रहा है। पहला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारक, फिर इसने स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार दिशा दी। तो यहाँ पे क्या पूछा, इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो एक बात आप लोग याद रखिएगा, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना उसी को कोट करिए आप। इमरजेंसी तो मेरे को देखिए यहीं से स्टार्ट की, जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया वही लेके स्टार्टिंग किए, तो ज़्यादा चेक जो करता है तो उसको साफ साफ दिखता है जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको आप एड्रेस करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो आप आंसर में देख लीजिए वहीं से स्टार्टिंग किया गया, फिर इसका फैक्टर्स बताया गया है मैम के द्वारा। फिर इसमें देखिए बताया गया स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एडुकेशन, ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं। स्प्रेड ऑफ मीडिया, ये सब पॉइंट नोट है, आप लोग देख सकते हैं, पॉज करके वीडियो आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रीडम स्ट्रगल की बात, फिर मैंने उसको पूरा कोट किया है, पॉइंट वाइज आंसर लिखा गया है। फिर लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया गया। आई थिंक इस क्वेश्चन में 19-20 नंबर के आसपास नंबर मिल सकते, उससे ज़्यादा ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। फिर जो पेजेज बच गए उनको आप क्रॉस कर दीजिए। फिर यहाँ भी और करके दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मैम बी वाले क्वेश्चन को पिकअप किए। समाज और संस्कृति पर रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों का वर्णन कीजिए। तो पहले रविंद्रनाथ टैगोर का थोड़ा ओवरव्यू दे दिए, फिर रविंद्रनाथ टैगोर का एक कोटेशन यहाँ पे लिखा गया है, फिर यहाँ डायग्राम बना के समझा दिया गया है। आइडियाज ऑफ सोसाइटी, इस पे बातें कही गई, क्वेश्चन को एड्रेस किया गया है। फिर आइडिया ऑफ कल्चर, जो क्वेश्चन पूछा है उसके डिमांड को आप एड्रेस कर देते हैं तो आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। इस तरीके से पॉइंट वाइज कुछ एग्जाम्पल समझाया गया है, फिर लास्ट में कंक्लूड कर दिया गया। तो इसमें भी 20-21 नंबर के आसपास नंबर मिल जाएंगे। फिर आते हैं करेंट अफेयर्स की ओर। तो इसमें पूछा गया था 18वीं राष्ट्रीय स्काउट्स एवं गाइड्स जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया गया था, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, नेशनल स्काउट एंड गाइड्स जम्बूरी ऑर्गेनाइज डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्टिव। ये बातें अब द हिंदू पेपर या कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िएगा तो न्यूज़पेपर में आते रहती है, तो इसीलिए कहते हैं एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ा करिए। तो 80 नेशनल जम्बूरी कहाँ होता, राजस्थान में, और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इसके लेके बातें कही गई थी, इसकी ऑब्जेक्टिव्स बताया गया, तो ये बेहतर हो सकता था। ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा इसका गलत लिखा गया, स्टार्टिंग अच्छा किया गया था, क्वेश्चन पे समझ विकसित था। फिर इसके आप थीम भी लिख सकते थे जम्बूरी का, तो इस तरीके से तो एवरेज मार्किंग इस क्वेश्चन पे मेरे हिसाब से मिल सकता है। थोड़ा ये आंसर और बेहतर लिखा जा सकता था। फिर राष्ट्र संघ लोक प्रशासन नेटवर्क के शांति और स्वदेश संस्थाओं के प्रबंधन के सतत विकास उद्देश्य 16 के शासन देश का उल्लेख किया। तो यूनाइटेड नेशन का पूछ रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन को एड्रेस करते हुए लिखा गया और ये भी आंसर अच्छा लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं।
फिर आगे हैं बिहार के अधिकार आधारित ई सेवा प्रदायगी परिदृश्य का वर्णन कीजिए। ई सर्विस डिलीवरी सिनेरियो ऑफ बिहार, तो बिहार के कंटेक्स्ट में पूछा गया है, तो यहाँ पे एड्रेस किया गया है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके डिमांड को फुलफिल किया गया है। यहाँ सारे पॉइंट वाइज लिखे गए हैं, तो आप लोग यहाँ पे पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं आंसर। फिर बिहार राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में किए गए प्रयास, ये तो हमेशा प्रीलिम्स में भी सोलर एनर्जी से क्वेश्चन पूछा जाता रहा है और मेंस में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके लेके भी ये भी आंसर क्वेश्चन के डिमांड को फुलफिल किया है, ये भी आप लोग चेक कर सकते हैं। बाद में इसमें ये हम बताएंगे कि इसमें और क्या बेहतर होना चाहिए, किस किस पॉइंट को ऐड करना चाहिए, इसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। ये वीडियो में बस हम दिखा दे रहे हैं कि कॉपी में क्या लिखा गया है मैम के द्वारा। फिर आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय योजना 2 पूछा है, यहाँ 1 नहीं पूछा है, पार्ट 2 पूछा है। 2020 से 25 सुशासन कार्यक्रम की विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण करिए, मतलब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों बोल रहा है। मैडम बिहार की 7 निश्चय योजना के बारे में थोड़ा सा बताएं। फिर जितने भी 7 निश्चय योजना थी, जैसे युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, इस तरीके से सारे 7 निश्चय योजना मैम के द्वारा लिखा गया है। फिर इसको थोड़ा सा डायग्राम बना के समझा दिया गया है चैलेंजेज को, ठीक। फिर लास्ट में कंक्लूड कर दिया गया है। अब इसमें लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यहाँ और करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मैडम बी क्वेश्चन से सेलेक्ट किए। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है, आधी सदी पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के बारे में हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा आलोचना का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या आप समझते हैं कि यह बहस कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच निकट भविष्य में टकराव का मुद्दा साबित होगी? तर्क दीजिए। तो यहाँ तर्क दे रहा है, तो अपना तर्क मत दीजिए, जो विशेषज्ञ इस पे बोले हैं, ठीक है, जो विचारक बोले हैं, तो उसका तर्क देना है। कुछ जजमेंट आया तो उसको कोट करिए, ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी लिख दीजिए। कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये भी पढ़े भी होंगे। 50 आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी एंड एक्सिक्यूटिव, तो आप लोग पढ़े भी होंगे आर्टिकल 50 में। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो जगदीप धनखड़ साहब थे वो हाईलाइटेड हो गए थे कुछ बहस में, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को लेके। तो वही क्वेश्चंस ये पॉलिटी में ना पूछने की वजह से ये करंट में पूछा है, क्योंकि करंट में न्यूज में आ रहा था। ऐसा नहीं कि पॉलिटी का ही टॉपिक है तो पॉलिटी में पूछेगा, यदि ज़्यादा न्यूज में आ रहा है तो उसको करंट कर, जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शंस, ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव, ये क्वेश्चन आपके करंट में भी पूछ सकते हैं। पॉलिटी का तो उससे कोई मतलब नहीं, करंट के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को देखिए, डेस स्टार्टिंग अच्छा किया गया है, केशवानंद भारती का केसेज बताया गया है, फिर वाइस प्रेसिडेंट का यहाँ पे कोट किया गया है, फिर यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन्स बताया गया है, कुछ केसेज है, सज्जन सिंह केसेज, शंकरी प्रसाद केसेज, केशवानंद भारती केसेज को अच्छी तरीके से कोट किया गया। एटलीस्ट आप केसेज को कोट करें, जजमेंट को लिखे, तभी जाके औरों से अच्छा। बेसिक चीज़ें सबको पता, आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं उस चीज़ के नंबर मिलेंगे। तो आप केस कोट करिएगा, जजमेंट लिखिएगा, तभी 1 2 3 नंबर आप दूसरों से लीड कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ डायग्राम बना के समझा दिया गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ कुछ का नाम दिया गया है, मेनका गांधी केसेज, ये सब पढ़े होंगे 1978 में। फिर मिनरवा मिल्स केसेस पढ़े होंगे 1988 में। तो कुछ केसेस के रेफरेंस यहाँ भी दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा आंसर, ठीक है। फिर बैलेंस अप्रोच बताया गया है, बैलेंस अप्रोच बता के फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख के उसके बाद लास्ट में कंक्लूड कर दिया गया है। तो इसमें भी हमको लगता है 20 21 22 नंबर के आसपास मिलेंगे नंबर। फिर क्वेश्चंस आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, क्या आपको लगता है कि इस साल के अंत में दिल्ली में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन अपनी स्थायी विकासात्मक चुनौतियों के बावजूद भारत को अपनी महत्वाकांक्षा के माध्यम से सफल बनाने के विकासशील दुनिया के नेतृत्व को पुनः प्राप्त करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि भारत को दक्षिणी विश्व को आम लक्ष्यों की खोज में एकजुट करने में वास्तविक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा? अपना उत्तर ठोस तर्कों के साथ लिखिए, अपना उत्तर ठोस तर्कों। इस तरीके से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन को
एड्रेस किया गया है, ठीक है। G20 जो पूछा जा रहा है उसी को। अब यहाँ पे G20 से रिलेटेड 19 कंट्री प्लस अब 2 यूरोपियन संघ, अभी देखिएगा हाल ही में एक अफ्रीकी संघ जुड़ा है, तो 19 प्लस 2 हो जाएगा। इस तरीके से एड्रेस किया गया है आंसर को। फिर G20 रिप्रेजेंट क्या करता है, 2/3 90% 80%। G20 किसको किसको विश्व में कितना रिप्रेजेंट G20 का है उसको दिखाया गया है डायग्राम के माध्यम से। फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंस दिखाए गए हैं डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। इस तरीके से रुक के पढ़ लीजिएगा। फिर सारे पॉइंट वाइज लिखे गए हैं, यहाँ आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए G20 को, फिर पॉइंट वाइज, फिर ग्लोबल साउथ समिट 2023, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया तो इसको भी एड्रेस किया गया। तो जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसको हेडलाइन बना के उसको हाईलाइट करिए, तभी जाके चेकर को पता है कि आप बेहतर लिखे हैं, ठीक है, इस तरीके से। फिर इसके चैलेंजेज, इंडिया के चैलेंजेज क्या क्या आएंगे उसको पॉइंट वाइज लिखा गया है। फिर वेज फॉरवर्ड, आगे की राह क्या होना चाहिए उसको लिखा गया है, और लास्ट में कंक्लूड कर दिया गया। और फाइनल पता है कि G20 का समिट हो गया, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम G20 का फाइनल समिट नहीं हुआ, फिलहाल अभी नई दिल्ली में इसकी फाइनल सबमिशन थी, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से लिखा गया। और DI की जहाँ तक बात रही तो मैम का लगभग सारा DI सही, एक DI 8 नंबर का है जिनका सारा प्रोसेस सही है, लास्ट में आंसर उसका पूरा नहीं है, तो एटलीस्ट 4 नंबर उसमें देने चाहिए, 4 नंबर देने चाहिए। तो 68 नंबर DI में बनेगा। तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट GS1 में इस बार 190 के आसपास मार्क्स मिल सकती हूँ एवरीवन। फिर मिलेंगे GS2 के पेपर के साथ में, उनका GS2 की कॉपी दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।